आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित इस तीसरी कक्षा में आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम राज्य कार्यपालिका का अध्ययन करने वाले हैं और राज्य कार्यपालिका के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले जो हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं वो हम करते हैं राज्यपाल से, क्योंकि आप जानते हो कि राज्य कार्यपालिका की जब बात आती है तो उसका जो प्रमुख है वो बोला जाता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और इसके बाद राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री को देखते हुए फिर इसके बाद राज्य विधानसभा जो आपकी है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा संविधान के जो हमारा जो संविधान है उसके भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में बात की जाती है राज्यपाल के। तो कभी कभी प्रश्न सीधा सा बन जाता है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्यपाल की चर्चा की जाती है। तो आपको याद रखना है संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। और भाग 6 में क्या बोला गया है, राज्यों की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। संविधान के भाग 6 में राज्यों की शासन व्यवस्था के संदर्भ में प्रावधान रखे गए हैं। किस प्रकार से राज्य का शासन चलाया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा, कौन राज्य का मुखिया होगा, कौन संवैधानिक रूप से मुखिया होगा और कौन वैधानिक रूप से मुखिया होगा, इन सब के बारे में समग्रता से हम जानने का समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं राज्य कार्यपालिका की तो हमें संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो भी हमारे अनुच्छेद आते हैं उनको हमें एक एक करके ध्यान से देखना होगा। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं तो आपको बता दें, आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 152 से आपकी चर्चा प्रारंभ होती है। अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर आपका 237 तक राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कौन से अनुच्छेद हमारे राज्य से संबंधित होते हैं, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो आपके राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका से संदर्भित होते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है राज्यपाल की। राज्य की राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत बात की गई है कि राज्यों की अपनी एक कार्यपालिका होगी, मतलब राज्यों की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों को हम अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 233 के अंतर्गत देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि भारत में यदि हम देखें संवैधानिक रूप से तो कौन सी व्यवस्था राज्यों में लागू है। तो जिस प्रकार से सदन में जो हमारा केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश होते हैं उनको यदि हम छोड़ दें तो राज्यों के साथ साथ जो हमारा भारत संघ है उसमें भी यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा संसदीय व्यवस्था लागू है, संसदात्मक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे प्रमुख राज्य हैं, चाहे वो पर्वतीय राज्य हों, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के राज्य हों, चाहे जो भी राज्य हों हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, उन सभी में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है कि संविधान के अनुरूप राज्य में शासन व्यवस्था की जो संस्थात्मक व्यवस्था लागू है, जो व्यवस्था लागू है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से हम राज्यों को देखते हैं, किस प्रकार से हम राज्यों का शासन चलाते हैं। तो आपको बता दें राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं जिनके अंतर्गत, जिनके अनुसरण के बाद राज्य की जो व्यवस्था है वो चलाई जाती है। कौन से हैं 3, ये 3 अंग कौन से हैं और इन 3 अंगों की जब हम बात करते हैं तो एक एक करके हम डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये 3 प्रमुख अंग कौन से हैं जो राज्य की संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की संसदात्मक व्यवस्था चलाई जाती है। तो पहला अंग जो इसमें आता है वो आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आता है इसको आप जानते हैं विधानमंडल के नाम से या विधायिका के नाम से आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण हमारा आता है वो आप जानते हैं न्यायपालिका कह सकते हैं या उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय एवं इनके अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है।
इन्हीं को आप कह सकते हो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीन आपके महत्वपूर्ण अंग हैं जिसके अंतर्गत संविधान के अनुरूप ये हमारी संस्थात्मक व्यवस्था चलाई जाती है। अब इसमें यदि हम देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, विशेषकर राज्यों के संदर्भ में। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यों के संदर्भ में सबसे पहले आपका राज्यपाल आता है। राज्यपाल कार्यपालिका का यदि हम देखें तो सर्वोच्च होता है। राज्यपाल के बाद आपका मंत्रिपरिषद आता है। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद हो गया, राज्यपाल हो गया। इसके बाद कौन सा विभाग आपका आता है? इसके बाद आपको कार्यपालिका में देखने को मिलता है सचिवालय। ठीक है, तो ये कार्यपालिका के तीन महत्वपूर्ण आपके कह सकते हैं कि भाग हो गए, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय विभाग, और इसके साथ साथ यहीं पर आप जोड़ सकते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विधानमंडल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल आता है और इसके बाद विधानसभा आती है। विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल और आपकी विधानसभा आती है। ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा ये आपके विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के अंतर्गत उस राज्य का जो आपका हाई कोर्ट होता है और उस राज्य के हाई कोर्ट के साथ साथ जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण अंग हमने देखा, कार्यपालिका, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, जिसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी आप कह सकते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत हमने देखा कि राज्यपाल आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है, सचिवालय और महाधिवक्ता आते हैं। विधानमंडल के अंतर्गत हमने देखा कि राज्यपाल और विधानसभा आती है। उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे उच्च न्यायालय और आपके जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो आपके इस क्षेत्र विशेष के, इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हमें अध्ययन करना है, चाहे पहले कार्यपालिका से शुरुआत करें या विधानमंडल से, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कार्यपालिका के बारे में। तो अब हम एक एक करके एक एक महत्वपूर्ण अंगों को देखने वाले हैं और सबसे पहले हम कार्यपालिका के अंतर्गत जाने वाले हैं। और कार्यपालिका में भी आपने देखा कि कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है, ठीक है, सचिवालय आता है, राज्यपाल आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो चार महत्वपूर्ण अंग थे उनमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की। ठीक है, सबसे पहले हम राज्यपाल को समझने वाले हैं, क्योंकि जैसे राष्ट्र को यदि हम देखें, जब हम बात करते हैं संघ की, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से हमारे राज्यों में जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। सेम स्थिति दोनों की होती है। ठीक है, अब राज्यपाल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में जब आप बात करते हैं राज्यों की, राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 152 से आपकी चर्चा प्रारंभ होती है और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के जो अनुच्छेद हैं वो आपके इनसे संबंधित होते हैं। अब राज्यपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि राज्यपाल की चर्चा भारत के किस अनुच्छेद में की गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 153 है, अनुच्छेद नंबर 153 है और अनुच्छेद नंबर 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी बात रखी गई है कि किन्हीं दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है या एक राज्यपाल एक से अन्य राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि 153 के अंतर्गत जो बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वहां पर यह भी चीज बताई गई है कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के कार्यभार को भी ध्यान में रख सकता है, ग्रहण कर सकता है, शासन चला सकता है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीजें क्या हैं कि राज्य, क्योंकि कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो निश्चित रूप से 100% राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका प्रयोग राज्यपाल
स्वयं तो कर नहीं सकता कि हर जगह राज्यपाल स्वयं जाए, हर जगह राज्यपाल स्वयं सिग्नेचर करे। तो क्या करता है राज्यपाल, इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने अधीनस्थों को चयन कर सकता है, अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो इस कार्यपालिका शक्ति को करने के लिए, इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने अधीनस्थों को चुनता है, जो कार्यालय में होते हैं, जो इनके अधीनस्थ होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से कार्यपालिका की जो शक्ति है उसको उपयोग करता है, आप कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि राज्य से संबंधित कोई भी कार्य यदि होता होगा, जो राज्य मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी कार्य यदि राज्य में होता होगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि राज्यपाल की सिग्नेचर अनिवार्य होती होगी। अब राज्यपाल की सिग्नेचर अनिवार्य होती होगी, अगर सदन में ये बोला गया होता, भारतीय संविधान में ये बोला गया होता कि राज्यपाल को स्वयं ही सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो आप सोचिए कि राज्यपाल तो सिग्नेचर करते ही रह जाते और कोई काम ना रह जाता, ठीक है, और कहीं समय ही ना मिलता उनको। तो राज्यपाल को यह सुविधा दी गई है कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो अधिकार हैं, उनका प्रयोग आप अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके बाद से आप जानते हैं कि आप जब चयनित होंगे, राज्य विशेष में जब आप चयनित होंगे, तो आपको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उस पर राज्यपाल की मोहर होगी, राज्यपाल की स्टाम्प होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल खुद जाकर स्टाम्प लगाए हैं, खुद सिग्नेचर किए हैं। राज्यपाल का जो स्टाम्प होता है उसके लिए उनके अधीनस्थ होते हैं, जिनको वो आदेशित करते हैं और वो कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्य में राज्यपाल को असीमित शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका की असीमित शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग जो है राज्यपाल वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, ठीक है। राज्य का जो राज्यपाल है वो तो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग के समय, विवेकाधिकार की जो शक्तियां हैं उसके प्रयोग के समय यह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। कहने का मतलब संविधान के अनुसार राज्यपाल को राज्य का प्रमुख बनाया गया है, लेकिन उस लहजे से यदि देखें, उस दृष्टि से यदि हम देखें, तो आप देखने को पाते हो कि राज्यपाल को बहुत ही सीमित शक्तियां हैं, राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता है यदि वह चाहे। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जब बात आती है विवेकाधीन शक्तियों की, तो वहां पे राज्यपाल को असीमित शक्तियां दी गई हैं कि जब उसके स्वविवेक की बात आती है तो वह किसी पर, आप कह सकते हैं कि किसी के आदेश को मानने के लिए, या कोई भी जो आप कह सकते हैं जैसे कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल विवश होता है, तो वो उसकी विवेचना तब नहीं होती है जब बात आती है विवेकाधीन शक्तियों की। तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, और आपको यह भी पता होना चाहिए राज्य के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति जो होता है वो भी राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के संबंध में इतनी जानकारी आपने किया। अब बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, संवैधानिक रूप से यदि हम देखें तो बात की जाती है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है। क्यों? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति होती है। और अक्सर देखने को मिलता है किसी भी राज्य में, जब जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में वर्ष 2021 में किसी की राज्यपाल के रूप में किसी राज्य में नियुक्ति हुई है, ठीक है, तो आधिकारिक रूप से यदि देखा जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो 5 वर्षों का कार्यकाल उनको मिलना चाहिए, मतलब 2027 तक। लेकिन आप जानते हैं कि बीच में चुनाव होगा, संसदीय चुनाव होगा, ठीक है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद मान लीजिए ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ये सरकार चेंज हो जाती है, तो जो नई सरकार आती है, अभी तक की यही पर पार्टी है कि वह अपने अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करती है राज्यों में। अपने जो पार्टी के नेतागण होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आप समझ लीजिए कि जिनका जो राजनीतिक कैरियर होता है वो खत्म होता नजर आता है, उनको सम्मान भी देना होता है, तो सम्मान स्वरूप किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर उनको बैठा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो 5 साल का टर्म है ये निश्चित नहीं है कि उनको 5 साल का टर्म मिले। बहुत सारे राज्यपाल ऐसे भी हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा 10-10 वर्षों तक राज्यपाल रहते हैं और 10 वर्षों के कार्यकाल में 2 से 3 राज्यों का कार्यभार संभालते हैं, तो ऐसे भी राज्यपाल रहे हैं। तो इनमें जो समय है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। वर्तमान समय में वेतन कितना है, इनकी बात यदि हम करें तो वर्तमान समय में जो राज्यपाल का वेतन है वो बोला जाता है 3,50,000।
वर्तमान समय में जो राज्यपाल का वेतन है वो है 3,50,000 मासिक। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल को वेतन के साथ साथ भी बहुत सारी छूटें मिलती हैं, जैसे मुफ्त इलाज, मुफ्त परिवहन, मुफ्त आवास, मुफ्त टेलीफोनिक सुविधा। तो कहने का मतलब है कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सेवाएं राज्यपाल को मुहैया कराई जाती हैं। अब बात आता है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल को कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आपको ये याद रखिएगा, जब आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन करते हैं और राज्यपाल से संबंधित कोई प्रश्न आता है, राज्यपाल की प्रासंगिकता से, पद की प्रासंगिकता से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो इन्हीं शक्तियों पर आधार बनाकर आपको अपना उत्तर लिखना होता है। अब इन शक्तियों में यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से सबसे पहले आप देखोगे कि कार्यपालिक शक्तियां, अभी हमने देखा कि कार्यपालिक शक्तियां तो होती ही हैं, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति तो राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा विधायी शक्ति भी होती है, ठीक है, विधायी शक्ति भी होती है। कैसे होती है अभी एक एक को हम समझेंगे। फिर इसके बाद वित्तीय शक्तियां भी होती हैं राज्यपाल के पास, ठीक है, कार्यपालिका हो गया, विधायी शक्ति हो गया, वित्तीय शक्ति हो गया। इसके बाद आप जानते हो न्यायिक शक्तियां भी होती हैं इनके पास, ठीक है, न्यायिक शक्तियां होती हैं। और आपातकाल के दौरान जो इनको शक्तियां मिलती हैं उसको आप कह लीजिए आपातकालीन शक्तियां, वो भी राज्यपाल को मिलती हैं। तो प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, मतलब राज्यपाल को 5 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं भारतीय अनुच्छेद के अनुसार। अब ये 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं इनको हमें याद रखना है, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात आती है कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की 5 प्रमुख शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन। अब इसमें सबसे पहले यदि हम चर्चा कर लें कि राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां हैं ये क्या है। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां, ये शब्द है क्या और इसमें किस प्रकार की शक्तियां होती हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। कार्यपालिक शक्तियों की बात जब हम करते हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं राज्यपाल की, तो सबसे पहले आप जानते हो कि राज्य सरकार की जो समस्त कार्रवाइयां होती हैं, राज्य सरकार की समस्त कार्रवाइयां जो कार्यपालिका संबंधित होती हैं, औपचारिक रूप से राज्यपाल के ही नाम से संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? राज्य की समस्त कार्यपालिक कार्रवाइयां जो होती हैं उनमें यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें राज्यपाल का नाम ही आगे जाता है, राज्यपाल के नाम से ही औपचारिक रूप से संपन्न होती हैं। इसके बाद बात आता है राज्यपाल के जो राज्य का सरकार है, राज्य की जो सरकार है उसका कार्य अधिक सुविधाजनक बनाए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए जो नियम बनाता है वो भी राज्यपाल है। मतलब राज्य सरकार किस प्रकार से बेहतर काम कर सके, जनहित में कार्य कर सके, तो उनके कार्यों का जो बंटवारा है, उनके कार्यों का जो बंटवारा है, मंत्रालयों का जो बंटवारा है, कहीं ना कहीं राज्यपाल ही उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करता है, राज्यपाल के माध्यम से ही होती हैं। भले ही मुख्यमंत्री बताता है कि भाई किस मंत्री को क्या शक्ति दी जानी चाहिए, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवंटन के लिए नियम है वो राज्यपाल ही बनाता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सहमति के बाद, मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब राज्यपाल की क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको यह भी जानना है कि राज्यपाल जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि महाधिवक्ता जो आता है ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, उसके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल होता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो महाधिवक्ता आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें, वह राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। वह राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो है वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी
करता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसी में आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो राज्यपाल है, जब इसकी कार्यपालिक शक्तियों की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि राज्यपाल ही क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त करता है। राज्यपाल ही लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि क्या है कि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी हो गई कार्यपालिक शक्तियां, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैम चार्जर दीजिए, दूसरा फोन आपने नहीं बदला था। मैम को 15% लाइव वाले में पूरा अगर किसी का ऑब्जेक्शन आए तो रिकॉर्डेड है उसको चलिए। तो हम देख रहे थे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ के अंतर्गत सबसे पहले राज्य की जो समस्त कार्रवाइयाँ होती हैं राज्यपाल के नाम से होती हैं। कार्रवाइयों के साथ साथ जो मंत्रिमंडल होता है कि मंत्रिमंडल में किसको नियुक्त करना है, उनको कौन सा पद देना है, इसका भी जो प्रमुख होता है कहीं ना कहीं राज्यपाल होता है। भले ही मुख्यमंत्री के संस्तुति के बाद होता है लेकिन राज्यपाल ही होता है। आपने देखा कि राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के प्रसाद होती है। उनके वेतन भत्ते का जो निर्धारण है राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख होते हैं उनको राज्यपाल हटा नहीं सकता है। उनको पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को ही शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति ही उनको पद से हटा सकता है। तो ये चीज़ें आपको हो गई। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आता है कि जब राज्य में आपात लगाना होता है, आपात शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, आपातकालीन शक्तियों का, तो आप देखेंगे कि आपात लगाने के लिए जो संस्तुति देता है कि राज्य में अशांति है, अशांति व्यवस्था के आधार पर या राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इस आधार पे जब राज्यपाल द्वारा संस्तुति दी जाती है राष्ट्रपति को, तभी ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि राज्यपाल को भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनके जो सदस्य होते हैं उनको निलंबित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति। और इसमें कार्यपालिका शक्ति में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जहां पर विधान परिषद है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो भारत के जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर राज्यपाल को एक और अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 भाग के जितने भी सदस्य बनते हैं उतने सदस्यों की जो है मनोनीति करता है राज्यपाल। और ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, खेल, समाज सेवा और शिक्षा, तो विभिन्न क्षेत्रों से, कला से आते हैं। तो इनको नियुक्ति करने का जो अधिकार है, मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। तो पहला हमने देख लिया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। दूसरा अब हम देखने वाले हैं राज्यपाल की विधायिका शक्ति, ठीक है।
राज्यपाल की किस प्रकार से विधायिका शक्तियां दी गई हैं, राज्यपाल में किस प्रकार से विधायिका शक्तियां निहित हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कार्यपालिका शक्तियां हो गई, दूसरा आता है विधायिका की शक्तियां। अब विधायी शक्तियां किस प्रकार से राज्यपाल में निहित हैं, उसके बारे में हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि राज्य जो है, राज्यपाल जो है वो विधायिका का अभिन्न अंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। दूसरी बात आप जानते हैं विधायिका शक्तियां के अंतर्गत सबसे पहली शक्ति क्या है कि जब कोई सत्र चल रहा हो तो उसके समापन के लिए या कोई नया सत्र आह्वान करना है तो उसके लिए जो आह्वान करने वाला व्यक्ति है जिसके पास शक्तियां हैं वो है राज्यपाल। सत्रावसान करने की जिसके पास शक्ति है वो है राज्यपाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला बैठक होती है विधानसभा की, उसको संयुक्त रूप से जो आप कह सकते हैं कि जिसको संबोधन करता है वो राज्यपाल करता है। प्रत्येक सत्र की पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है। तो ये इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो राज्य विधानसभा में किसी भी, मान लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो किसी को भी आप अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है जिससे विधानसभा की कार्यवाहियाँ चालू रहें, विधानसभा की कार्रवाइयां बाधित ना हो। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किया जाने वाला प्रत्येक विधेयक, राज्य विधायिका द्वारा पारित किया जाने वाला प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है और जब राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति, अपनी संस्तुति देता है तभी वह कानून के रूप में अस्तित्व में आता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आप जानते हैं कि जो भी विधेयक होते हैं उन सभी पर राज्यपाल जो है अनुमति देने के लिए, एक बार में अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है सिवाय धन विधेयक के। यदि कोई धन विधेयक है तो राज्यपाल उसको पुनः लौटा नहीं सकता, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन धन विधेयक के अलावा कोई विधेयक है तो राज्यपाल एक बार के लिए उसको जो है लौटा सकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद मान लीजिए वही विधेयक दोबारा आता है तो वहां पर राज्यपाल अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इससे पता चलता है कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए शक्तियां बहुत दी। यदि हम विधायी शक्तियों की बात करें, विशेषकर विधायकों जो आपके विभिन्न विधेयक होते हैं इनसे संबंधित शक्तियों की बात करें कि किस प्रकार से राज्यपाल को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया, बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आप देखोगे शक्तियां इनकी जो है काफी सीमित हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो राज्य विधायिका द्वारा मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक पारित किया जाता है जो राज्य के उच्च न्यायालय के शक्तियों को प्रतिबंधित करता है, राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को रोक सकता है, राज्यपाल ऐसे विधेयक को पारित करने से रोक सकता है, उसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेज सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, ये भी विधायी शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। मान लीजिए सदन नहीं चल रहा है तो उस समय कोई ऐसा कार्य करना है, कोई जनहित का ऐसा कार्य करना है जो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके लिए भी कुछ समय होता है कि जब सत्र बुलाया जाएगा, जब सत्र होगा तो सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंतर्गत उस अध्यादेश को एक विधेयक का स्वरूप देना पड़ेगा। ये आपकी हो गई इनकी विधायी शक्तियाँ। अब तीसरा आता है वित्तीय शक्तियाँ। देखो ये सारी चीज़ें आप जो है पॉलिटी में भी पढ़ोगे तो नोट कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नोट करना चाहते हो तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। अब बात आती है वित्तीय शक्तियों की कि वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की यदि हम बात करें तो जैसे अभी आपने देखा कि धन विधेयक जो होता है उस पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अभी आपने देखा कि धन विधेयक यदि है तो उसको राज्यपाल लौटा नहीं सकते, उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अब अगर धन विधेयक है तो आपको बता दें, धन विधेयक जो होता है जब भेजा जाता है सदन में
तो राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर ही भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं धन विधेयक को पारित कराने में, धन विधेयक के लिए भी राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य रूप से जरूरी है, क्योंकि जब तक पूर्व संस्तुति नहीं होगी तब तक उसको आप पेश नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर ही राज्य विधायिका में धन विधेयक को लाया जाता है। उसकी अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मान लीजिए कोई अनुदान की मांग आपको करनी है, तो जब तक राज्यपाल की अनुशंसा नहीं होगी आप किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं पूरा कर सकते। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, आकस्मिक निधि से किसी ऐसे कार्य के लिए मान लो धन की आवश्यकता है जो बहुत ही आवश्यक है, जनहित में है, तो वहाँ पे राज्यपाल अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ पंचायत हो गई, नगर पालिकाएँ हो गई, इनके लिए जो धन का आवंटन होता है, इनकी स्थितियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक, आप कह सकते हैं, समिति का गठन भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों में 2 चीज़ें याद रखिएगा कि आकस्मिक निधि से मान लीजिए कोई फंड लेना है तो राज्यपाल ही दे सकता है, बिना राज्यपाल की अनुमति के नहीं ले सकते हो आप। धन विधेयक यदि आपका है तो धन विधेयक तभी पारित होगा जब राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा होगी, तभी वो पारित हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी कोई भी इस प्रकार का जो विधेयक है वो बिना राज्यपाल की अनुशंसा के पारित नहीं हो सकता। तो ये इनकी हो गई वित्तीय शक्तियां। तो हमने 3 देखा, कार्यपालिका देख लिया, विधायी देख लिया, वित्तीय देख लिया। अब तीसरी आती है चौथी आती है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जो है कानून के अंतर्गत किसी को सज़ा दी गई है, आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि कोई भी जो राज्यपाल है उस विषय पर भी जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए जो है क्षमा कर सकता है, अपराध का प्रतिहार कर सकता है, अपराध का परिहार कर सकता है, अपराध का निलंबन कर सकता है, अपराध का विराम कर सकता है। कहीं ना कहीं कि जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें भी राज्यपाल जो है, एक प्रकार से देखें तो कार्यपालिका शक्तियों में भी राज्यपाल परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए किसी को कोई सज़ा हुई है तो राज्यपाल यदि चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, राज्यपाल यदि चाहे तो सज़ा को कम कर सकता है, राज्यपाल यदि चाहे तो उस दंड को जो है आप कह सकते हैं कुछ देर के लिए रोक सकता है। तो ये सारी शक्तियां कहीं ना कहीं राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल को दी गई हैं और ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे जब किसी को मृत्यु दंड होता है तो अक्सर राष्ट्रपति के लिए जाता है कि भाई राष्ट्रपति शायद क्षमा कर दें, राष्ट्रपति शायद क्षमा दे दें। तो मृत्यु दंड को जो क्षमा देने की शक्ति है वो राष्ट्रपति में है। इसीलिए प्रत्येक बार जब भी किसी को मृत्यु दंड सुनाया जाता है तो उसके द्वारा एक अपील राष्ट्रपति के यहाँ दाखिल की जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को जो दोष सिद्ध साबित हो चुका है उसको दंड दिया जा सका है तो उसके दंड को जो है प्राविलंबन कर सकता है, उसके दंड को जो है परिहार कर सकता है, उसके दंड को जो है कम कर सकता है, उसके दंड को समाप्त कर सकता है या निलंबन कर सकता है। ये शक्तियां राज्यपाल में हैं और ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को सजा जो है, मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो कोर्ट मार्शल होते हैं वहाँ पर भी राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। तो मृत्युदंड की सज़ा या कोर्ट मार्शल से संबंधित कोई सज़ा है तो उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है, उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बाद जो आती हैं वो आती हैं राज्यपाल की आपात शक्तियाँ। स्वाविवेकी शक्तियाँ भी होती हैं, अभी उसकी हम बात करेंगे। आपात शक्तियाँ, अब राज्यपाल को कुछ आपात शक्तियाँ भी दी गई हैं। कैसे? जैसे आपात की स्थिति में मान लीजिए उदाहरण के रूप में
आप राज्यपाल हैं और आपको यह निश्चय हो जाता है कि जो सरकार चल रही है उसका संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो रहा है। आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं और आपको यह पता चल गया, यह लग रहा है कि राज्य का जो कार्यभार चलाया जा रहा है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है आप राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कब कर सकते हैं? जब आपको लग रहा है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप या संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों कानूनों के अंतर्गत नहीं चल रहा है, तो अनुच्छेद 356 के तहत आप राष्ट्रपति से जो है राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। और ऐसे समय में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन मिल जाएगा तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होंगी वो सीधी जाकर राज्यपाल में निहित हो जाएंगी और राज्यपाल ही सर्वे सर्वा उस राज्य का होगा। तो ये चीजें हो गई राज्यपाल की शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति हमने देख लिया, विधायिका देख लिया, वित्तीय, न्यायिक और आपात शक्तियां हमने देख लिया। स्वाविवेकी शक्तियां हमने देख ही लिया है। स्वाविवेकी में क्या है कि मान लो जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो किस दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कोई विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो वहां पर राज्यपाल क्या कर सकता है? वहां पर राज्यपाल अपने विवेक से चुनाव कर सकता है कि कौन उसके विवेक में है, जिसको वो बुला सकता है, जिसको वो इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी स्वाविवेकी शक्तियां हैं जो आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो वो हमारा विषय नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद की। जैसे सबसे पहले हमने देखा राज्यपाल से जुड़ा हुआ जो हमने अनुच्छेद देखा वो देखा हमने आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 क्या है? आर्टिकल नंबर 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 153 हो गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, ये 154 कहता है। फिर बात आती है 155। 155 अनुच्छेद क्या कहता है? 155 अनुच्छेद कहता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या प्रावधान होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आता है 155। 156 क्या आता है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, ये अनुच्छेद 156 निर्धारित करता है। 157 क्या करता है? अनुच्छेद नंबर 157 है जो कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो अर्हताओं की बात जो है वो अनुच्छेद 157 करता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 158। तो 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। 159 जो है आर्टिकल है, ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 159 कहता है कि शपथ या प्रतिज्ञान, कि राष्ट्रपति किस प्रकार की शपथ लेंगे, कौन सी शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे। तो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में आर्टिकल नंबर 159 बताता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 160 जिसमें बोला गया है कि कुछ अकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा, वो बोला गया है आर्टिकल नंबर 160 में। तो आर्टिकल नंबर 160 हो गया। आर्टिकल नंबर 161 भी इनसे जुड़ता है। आर्टिकल नंबर 161 जो अभी हमने न्यायिक शक्तियां पढ़ा, जिसमें हमने क्षमा पढ़ा, हमने परिहार पढ़ा, हमने निलंबन पढ़ा, लघुकरण पढ़ा, तो ये सारी की सारी जो आती हैं ये 161 के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 162 जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस प्रकार से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अभी आपने देखा था कि कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। तो ये अनुच्छेद कुछ पता होना चाहिए, जिसमें राज्यपाल 153 नंबर आपको पता होना चाहिए, पदावधि वाला अनुच्छेद 156 पता होना चाहिए, अर्हताओं वाला 157 पता होना चाहिए, शपथ वाला 159 पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया राज्यपाल। अब राज्यपाल के बाद दूसरा हमने क्या देखा था कार्यपालिका में? हमने देखा कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय। तो राज्यपाल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्यपाल देखने के बाद अब हम कार्यपालिका के अंतर्गत ही देखने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए मंत्रिपरिषद के बारे में अब देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होता है?
मंत्रिपरिषद की चर्चा हम करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो अनुच्छेद आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 164। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 164 है, 164 है, जिसके अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके संस्तुति पर, उसके द्वारा दिए गए सुझाव पर, उसके द्वारा दिए गए नामों पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल जो 164 है क्या कहता है कि सर्वप्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के संस्तुति के बाद या मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जिससे मंत्रिपरिषद हमारा पूरा हो सके। ठीक है। इसके बाद नियुक्ति के बाद क्या होता है? नियुक्ति के बाद शपथ होता है और आप जानते हैं कि शपथ और जो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ की चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूची नंबर 3 में की गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अनुसूची 3 के तहत इनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया, मंत्रिपरिषद नियुक्त हो गए, तो आप जानते हो गए कि जो मंत्रीगण हैं वो कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि 5 साल तक बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कब तक बने रहेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। कहने के लिए राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जब चाहे तब इनको हटा सकता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रीगण जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राज्यपाल का उनको आशीर्वाद रहेगा तब तक उस पद पर बने रहेंगे। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो सिर्फ ये कागजों में हमें अच्छा लगता है, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि भाई राज्यपाल को इतनी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य में वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो होती है मंत्रिपरिषद के पास। ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है? वो है मंत्रिपरिषद के पास। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिपरिषद में हमने देखा अब मुख्यमंत्री की बात आती है। मुख्यमंत्री से संबंधित क्या चीजें हमें पता होना चाहिए? आप जानते हैं राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य शासन का भी प्रमुख होता है और राज्य शासन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही चलाए जाते हैं। मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है, क्यों ना हो, क्योंकि इसी की संस्तुति के बाद ही अन्य मंत्रीगण नियुक्त किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में इसकी विशिष्ट स्थिति होती है। मुख्यमंत्री का अधिकतम जो कार्यकाल है एक बार में 5 वर्ष का होता है, लेकिन मान लीजिए आपने 5 वर्ष के पहले ही सदन का विश्वास खो दिया है तो 5 वर्ष के पहले ही आप पद से हटाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अधिकतर जो वर्ष है इनकी अधिकतम वो है 5 साल, क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, राज्यों में भी, लोकसभा में भी, केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर। तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति है 5 साल की है, लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो बीच में ही इनको पद से छोड़ना होता है। योग्यता क्या है? इनकी योग्यता वही है मुख्यमंत्री नियुक्त होने की जो विधानसभा या लोकसभा के सदस्य नियुक्त होने की योग्यता है, वही मुख्यमंत्री के भी नियुक्त होने की योग्यता है। और आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का विश्वास पात्र इनको होना चाहिए और जब तक विश्वास पात्र बने रहेंगे तब तक ये इस पद पर होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि राज्य मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप कहीं से राज्य विधानसभा के सदस्य हों। कहीं विधान परिषद है तो राज्य विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। मान लीजिए यदि नहीं भी हैं, आप राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप यदि अन्य सदस्यों का विश्वास हासिल कर लेते हैं तो आप 6 महीने तक उस पद पर रहते हैं और 6 महीने के पहले आपको या तो विधानसभा या तो विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी। उत्तराखंड के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमें सिर्फ विधानसभा के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया। अब आती है बात सचिवालय। सचिवालय का काम क्या होता है? अब हम देखेंगे सचिवालय के बारे में। सचिवालय के बारे में हम देखने वाले हैं। अब सचिवालय के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, राज्य के वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो तो हमारे होते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो निरक्षर होते हैं।
जिनको आप बोल सकते हैं कि लिखने की समझ नहीं है, वो चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि हम देखें इन जनप्रतिनिधियों के भरोसे यदि हम छोड़ दें तो क्या ये देश चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो जो राज्य के वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि, वो प्रशासन के गुणवत्ताओं से या प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाना है उससे अवगत हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन आज के समय में बेहतर जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको प्रशासन के बारे में ज्ञान शून्य होता है। तो ऐसे में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा? तो इसके लिए जो है सचिवालय जो है ये अहम बॉडी है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रशासनिक सहायता वो परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक पूरी टीम होती है। आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में एक मुख्य सचिव होता है, तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक पूरी टीम होती है जो इन जनप्रतिनिधियों को बताती है कि किस प्रकार से आप कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसको किस प्रकार से जनता को लाभ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो जनता के हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप बोलते हैं, भले ही वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिना मुख्य सचिव और उनकी टीम के ये शासन चलाने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए जो एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है मुख्य सचिव के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं सचिवालय। और इस निकाय के बारे में आपको पता होना चाहिए। सचिवालय में क्या होता है? ज़्यादातर जो हैं आप देखेंगे कि IAS अधिकारी होते हैं, प्रत्येक विभाग होते हैं, प्रत्येक विभागों के एक प्रमुख होते हैं और ओवरऑल राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। ये आपको पता होना चाहिए। और मुख्य सचिव यदि हम देखें तो IAS की जो टॉप जॉब है उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। IAS अधिकतर किस पद तक जा सकता है? मुख्य सचिव के पद तक जा सकता है, टॉप जॉब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सचिवालय का काम क्या हो गया? सचिवालय का काम हो गया नियमों को बनाना, कानूनों को बनाना, योजनाओं को बनाना। ये काम कौन करता है? सचिवालय करता है। किसके साथ मिलकर करता है? जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो कार्यपालिका के वास्तविक नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिलकर करता है, ठीक है। सचिवालय के बाद आता है एक विभाग, निर्देशालय। क्या आता है? निर्देशालय। निर्देशालय, और इसके बारे में अक्सर सुनते होंगे। निर्देशालय, प्रत्येक राज्य में सचिवालय, निर्देशालय आपको देखने को मिलता है, जिसको कार्यकारी विभाग बोलते हैं। मान लो नियम बन गया, जनप्रतिनिधियों ने और जो हमारे सचिवालय से संबंधित लोग हैं इन सब ने कोई योजना बना दिया, कोई नियम बना दिया कि भाई इस योजना को लागू करना है, इस तरह से चीज़ें होंगी। तो अब उसको लागू कौन करेगा? तो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा आयोग है जिसको कार्यकारी विभाग बोलते हैं। तो राज्य प्रशासन में यदि हम देखें तो पहला मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिपरिषद के बाद सचिवालय हो गया, और सचिवालय के बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो निर्देशालय की होती है। क्यों इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जैसे मंत्रिपरिषद और सचिवालय जो हैं इनका काम है नीति निर्माण। क्या काम है इनका? मंत्रिपरिषद और जो सचिवालय हैं इनका काम है नीति निर्माण, ठीक है। अब अगर नीति निर्माण कर दिए और इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो फिर ऐसी नीतियों का कोई मतलब नहीं। तो ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, कानूनों का क्रियान्वयन करने के लिए जो विभाग है वो है निर्देशालय। तो निर्देशालय क्या करता है? जो आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, जो मंत्रिपरिषद, जो सचिवालय द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन ये कराता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो निर्देशालय क्या है, सचिवालय क्या है, ये आपने देख लिया। और आप जानते होंगे कि सामान्य प्रशासन में, सामान्य राजस्व प्रशासन में यदि हम देखें तो जो मंडलाध्यक्ष होता है, जो मंडल अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है, ठीक है। सचिवालय सचिव के बाद जो प्रमुख विभागों के सचिव हैं उनके बाद यदि हम बात करें तो मंडलायुक्त का स्थान आता है। और मंडलायुक्त के पास क्या होता है? 2, 4, 6 जितने भी जिले आते हैं उस मंडल में उसका प्रभार होता है। जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में 2 मंडल हमारे हैं तो 2 मंडलायुक्त होंगे, और एक मंडल के अंतर्गत, एक मंडलायुक्त के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं, एक के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। फिर मंडलायुक्त के नीचे कौन सा होता है? जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी के नीचे कौन होता है? उप जिलाधिकारी होता है। उप जिलाधिकारी के नीचे कौन सा होता है? तहसीलदार होता है। तो इसी प्रकार से ये क्रम हमारा बनाया गया है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सचिवालय हो गया, निर्देशालय हो गया। अब जो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बची हुई है आपके,
कौन सा बचा हुआ है? महाधिवक्ता बचा हुआ है। तो कार्यपालिका में अब हम बात करने वाले हैं महाधिवक्ता के बारे में, ठीक है। और जैसे ही महाधिवक्ता हम देख लेते हैं, हमारी कार्यपालिका जो है ये पूरी हो जाती है, फिर आपका विधायिका और न्यायपालिका बचेगी, ठीक है। अब बात आती है महाधिवक्ता। और अभी जब हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है? इनकी जो चर्चा की गई है वो है आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 में बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता भी होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इनकी कार्य की अवधि जो है वो निश्चित नहीं है, कितने दिनों तक ये पद पर बने रहेंगे, पदावधि जो है ये निश्चित नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो महाधिवक्ता होते हैं ये तब तक रहते हैं जब तक जिस सरकार में नियुक्त किए गए हैं वो सरकार शासन में है, तब तक रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो पार्टी होती है वो अपने आधार पर अपने अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है, क्योंकि उसके विचार अलग होते हैं, उसके संबंधित योजनाएं अलग होती हैं, कानून अलग होते हैं। तो उस आधार पर वो अपने पसंदीदा व्यक्ति की नियुक्ति महाधिवक्ता के पद पर करती है। तो विशेष रूप से ये तब तक रहते हैं जब तक सरकार है इनकी, जिस सरकार में नियुक्त किए गए हैं तब तक पद पर रहते हैं, बाद में ये हटा दिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी योग्यता क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य में जुड़ा होना चाहिए, या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। चाहे ये न्यायिक कार्य से जुड़े हों या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हों, ये इनके लिए शर्त है, इनके पद के लिए शर्त है, ये आपको पता होना चाहिए। तो महाधिवक्ता के बारे में आपने देख लिया। तो विशेष रूप से जो आपका कार्यपालिका था, कार्यपालिका आपकी समाप्त हुई है। और कार्यपालिका के बारे में यदि कोई डाउट है तो बताइएगा, निश्चित रूप से आपकी मदद की जाएगी। कहीं भी कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए। और नोट कराना मैं इसलिए ज़रूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि नोट कराने से क्या होता है, नोट कराने से क्या होता है, यदि मैं यहाँ पे नोट कराता हूँ, एक तो समय आपका जाता है, दूसरा क्या नुकसान है आपका, नोट कराने से तो आप आदी हो जाते हो उस चीज़ को कि भाई हमें नोट कराया जाएगा और हम करेंगे। जब नोट नहीं कराया जाता है तो आप निर्भर होते हो कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसको क्लास में याद करने का आप प्रयास करते हो कि क्लास में आपकी चीज़ें तैयार हों, और साथ ही साथ आप यह प्रयास करते हो कि जब क्लास के बाद, कक्षा लेने के बाद आप घर पर बैठते हो तो आप सोचते हो कि इसके नोट्स भी बनाए जाएं, और उस आधार पे थोड़ा सा जानकारी आप कलेक्ट करके, थोड़ा रिसर्च करके आप नोट्स भी बनाते हो। तो इससे जो चीज़ें आप करते हो, क्योंकि जब आप होमवर्क करोगे तो वो चीज़ें आपकी हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो जाएंगी और कहीं भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इसी के चलते आपके नोट्स नहीं बनवाए जा रहे हैं, और यदि आप कहेंगे तो नोट्स मैं बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारे टॉपिक जो भी आपने पढ़े राज्यपाल के बारे में, एक ना बनवाने का कारण यह भी है कि जो भी अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा कहीं ना कहीं आपकी राज्य व्यवस्था से जुड़ता है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, भारत का संविधान पढ़ोगे, वहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ते हैं और वहाँ पे चीज़ें बेहतर बताई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति से लिंक करके राज्यपाल को बताया जाता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, राजनीतिक ढांचा, प्रशासनिक। तो निश्चित रूप से जो आगे के जो उत्तराखंड राज्य विशेष के होंगे, निश्चित रूप से उसमें आपके नोट्स बनवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा राज्यपाल के बारे में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज की कक्षा में देखा। हमने देखा कि भारत में, भारत के संविधान के अंतर्गत बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और इसके लिए यदि हम देखें तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने जाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो जो हमारा भाग 6 है संविधान का, संविधान के भाग 6 में यह बताया गया है कि राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाए, और उसके लिए अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं जिनमें उनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर अनुच्छेद नंबर 237 तक की चर्चा इसमें की जाती है। अब अनुच्छेद नंबर 152 से 237 की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें आपको और पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि
3 महत्वपूर्ण अंग मैंने आपको बताए। कौन कौन से बताए? पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल, तीसरा उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। इन्हीं के सहयोग के द्वारा ही आपकी जो राज्य की शासन है, राज्य का जो सरकार है वो चलाई जाती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है कार्यपालिका और विधायिका, विशेष रूप से राज्य के शासन को चलाए जाने से संबंधित, जो आपके जनप्रतिनिधियों से संबंधित होता है। कार्यपालिका में यदि हम बात करें तो राज्यपाल आते हैं। कई बार प्रश्न यह भी बन जाता है कि इनमें से कौन कार्यपालिका के अंग हैं, तो याद रखिएगा कार्यपालिका में आपके राज्यपाल आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगा, सचिवालय आएगा और महाधिवक्ता आएगा। विधानमंडल में आपके राज्यपाल और विधानसभा आएगी। और न्यायपालिका के अंतर्गत जब राज्यों की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय और उनके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हमने देखा राज्यपाल के बारे में बेहतर जानकारी किया, राज्यपाल के बारे में हमने उनकी शक्तियों के बारे में देखा, जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो उनकी विधायिक शक्तियाँ, उनकी न्यायिक शक्तियाँ, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ, तो उनकी विभिन्न शक्तियों के बारे में हमने देखा। फिर हमने मंत्रिपरिषद के बारे में देखा कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और मंत्रिपरिषद के बाद फिर हमने सचिवालय और महाधिवक्ता के बारे में जानकारी अर्जित की, जानकारी की। तो आज की जो कक्षा है उसको यहीं पर विराम देते हैं। कल की कक्षा में फिर हम जानेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत होती है। राज्य विधानमंडल की चर्चा करेंगे और राज्य विधानमंडल के बाद फिर हम राज्य की जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत आएंगे और विभिन्न जो आपके टॉपिक हैं उसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।